वंदे मातरम। मैं भागीरथ सिंह राठौड़ विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 12th की भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और 12th की भौतिक विज्ञान फर्स्ट लेसन, जिसको स्थिर विद्युतिकी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी स्थिर विद्युतिकी लेसन को पढ़ने से पहले जब हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं कि जिन वस्तुओं की परमाणु रूप से पुष्टि हो चुकी है, जो वस्तुएं प्रमाणित हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। यानी वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। जैसे कि फैन है, दुनिया में कहीं चले जाओ आप इसको फैन ही कहेंगे। खिड़की है, चेयर है, तो जिन चीज़ों की परमाणु रूप से पुष्टि हो चुकी है, जो प्रमाणित है, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। हम लोग 12th की भौतिक विज्ञान में सबसे पहले स्थिर विद्युतिकी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी स्थिर विद्युतिकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब फर्स्ट लेसन है स्थिर विद्युतिकी, जब स्थिर विद्युतिकी का अध्ययन करेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिरकार स्थिर विद्युतिकी कहते किसे कहा जाता है। तो स्थिर विद्युतिकी की परिभाषा क्या होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर हो, उसे स्थिर विद्युतिकी कहा जाता है। तो सबसे पहले जब हम लोग स्थिर विद्युतिकी के लेसन, फर्स्ट लेसन स्थिर विद्युतिकी है और स्थिर विद्युतिकी लेसन को शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए आखिरकार स्थिर विद्युतिकी किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर हो, उसे स्थिर विद्युतिकी कहा जाता है। यह है स्थिर विद्युतिकी के बारे में। इसके पश्चात स्थिर विद्युतिकी का उपयोग, स्थिर विद्युतिकी का उपयोग यूज कहां पे होगा, उपयोग कहां पे है। हम लोगों ने देखा होगा बारिश के समय बिजली का चमकना, गड़गड़ाना, बिजली का चमकना गड़गड़ाना, भौतिक घटना स्थिर विद्युतिकी पर आधारित है। सेकंड वान डे ग्राफ जनितर, जिसको आजकल सिलेबस से दिया गया है, पहले 12th में था। वान डे ग्राफ जनितर स्थिर विद्युतिकी पर आधारित है। वान डे ग्राफ जनितर है, वो भी स्थिर विद्युतिकी पर आधारित है। वान डे ग्राफ जनितर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता उच्च वोल्टता का विभव उत्पन्न किया जाता है। यानी वान डे ग्राफ जनितर वो भी स्थिर विद्युतिकी पर आधारित है। इसके पश्चात थर्ड नंबर संधारित्र, जो कि आगे ये लेसन में आएगा। संधारित्र वो भी स्थिर विद्युतिकी पे आधारित है। संधारित्र स्थिर विद्युतिकी
संधारित्र स्थिर विद्युतिकी पर आधारित हैं और छाया प्रति बनाने वाले यंत्र और छाया प्रति बनाने वाले जितने भी यंत्र हैं वो भी स्थिर विद्युती पे आधारित हैं। छाया प्रति बनाने वाले यंत्र स्थिर विद्युतिकी पर आधारित हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग इस लेसन में स्थिर विद्युतिकी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले स्थिर विद्युतिकी के बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार स्थिर विद्युतिकी किसे कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर हो उसे स्थिर विद्युतिकी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, स्थिर विद्युतिकी का उपयोग, स्थिर विद्युतिकी यूज कहाँ उपयोग कहाँ है, तो हम लोगों ने देखा कि बिजली, बारिश के समय बिजली का चमकना, गड़गड़ाना जो भौतिक घटना है वो स्थिर विद्युती पे आधारित हैं। वान डे ग्राफ जनित्र हैं वो भी स्थिर विद्युती पे आधारित हैं और संधारित्र है वो भी स्थिर विद्युती पे आधारित है। तो ध्यान से देखिए, अगले अध्ययन में हम अगले जो लेसन है उसमें अध्ययन करेंगे संधारित्र। नॉर्मल बेसिक में बता रहा हूँ, जैसे कि दो लाइन जैसे इक्वल है, जैसे एक बड़ी है दूसरी छोटी, तब तो ये संकेत हो जाएगा बैटरी का। जो बड़ा निशान है वो प्लस को प्रदर्शित कर रहा है और जो छोटा निशान है वो माइनस को, इसको तो कहा जाता है बैटरी। किंतु दोनों लाइनें इक्वल है, बराबर है, तो ये बन जाता है संधारित्र। और संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आकार में बिना परिवर्तन किए धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। आखिरकार धारिता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो संधारित्र आ रहा है, संधारित्र भी स्थिर विद्युती पे आधारित है और छाया प्रति बनाने वाले जितने भी यंत्र है वो भी स्थिर विद्युती पे आधारित है। तो हम लोग 12th की फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में सबसे पहले स्थिर विद्युती के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो स्थिर विद्युती के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार स्थिर विद्युती किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में भली बात हमें पता होना चाहिए। सेकेंड, स्थिर विद्युती का उपयोग है वो हमें पता होना चाहिए। जो थर्ड, इस लेसन का जो थर्ड पॉइंट है वो जरा ध्यान से देखिए, वो आता है आवेश। तो ध्यान से देखिए, आवेश क्या है, आवेश किसे कहा जाता है। ध्यान से देखिए, थर्ड जो पॉइंट आ रहा है इस लेसन का वो आ रहा है आवेश। तो जरा ध्यान से देखिए कि आवेश किसे कहा जाता है। आवेश, जो अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आवेश। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आवेश की परिभाषा। आवेश वह भौतिकीय गुण है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। आवेश वह भौतिकीय गुण है, वह भौतिकीय गुण है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत संबंधित गुण आ जाते हैं। तो जरा ध्यान से आवेश की परिभाषा देखिए। आवेश वह भौतिकीय गुण है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं या विद्युत संबंधी गुण आ जाते हैं। आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। जरा ध्यान से देखिए, इसके पश्चात आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक आवेश और जो सेकंड है वो है ऋणात्मक आवेश। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलाम। तो सबसे पहले आवेश की परिभाषा और आवेश के प्रकार, इसके पश्चात आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का मात्रक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो जरा ध्यान से देखिए आवेश का विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने 11वीं क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा है आवेश का विमीय सूत्र के बारे में, और यहाँ पर भी फिर से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आवेश का विमीय सूत्र और मात्रक। आवेश का विमीय सूत्र तथा मात्रक। तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा I बराबर Q अपॉन T, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। यहां से जब Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर आ जाएगा IT, Q बराबर आएगा IT, और धारा का मापन होता है एमीटर की सहायता से, तो इसको कैपिटल A लिखते हैं और समय को कैपिटल T। तो आवेश का जो विमीय सूत्र है वो हो गया AT। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, AT लिखते हैं वो भी सही है, और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है MLAT, M पे घात 0, L पे घात 0, A पे घात 1 और T पे घात 1। इस प्रकार से आवेश का विमीय सूत्र है। आवेश का विमीय सूत्र हो गया A1T1, ये आवेश का विमीय सूत्र है। और आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, जरा ध्यान से देखिए फिर से यहां से हम लोगों ने Q बराबर लिखा है I इंटू टी, और धारा का मापन एमीटर की सहायता से होता है, और धारा का जो मात्रक होता है SI मात्रक वो होता है एम्पियर। तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, और धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, ये एम्पियर इंटू टी समय इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा SI जो मात्रक वो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड, और एम्पियर इंटू सेकंड को कहा जाता है कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को कहा जाएगा कूलाम। तो आवेश का जो SI मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम, यानी कूलाम। इसको C की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से आवेश का जो SI पद्धति में मात्रक है वो है कूलाम, और आवेश का जो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। इस प्रकार से आवेश क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का जो मान है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
विमीय सूत्र हो जाएगा I बराबर क्यू अपॉन टी, और क्यू बराबर हो जाएगा I इंटू टी, और आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा AT। तो इस प्रकार से आवेश का जो विमीय सूत्र ये हमें पता होना चाहिए। और इसके पश्चात आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक हो जाएगा कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को कहा जाता है कूलाम। आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, और आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। इसके पश्चात जब ये अध्ययन, इसके पश्चात हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, यहाँ से कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए, एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है एक कूलाम आवेश को परिभाषित, एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। जरा ध्यान से देखिए, यहां से एक कूलाम आवेश को परिभाषित हम लोग किस प्रकार से करेंगे। यहां से आवेश का जो विमीय सूत्र वो होता है ऐसा ही मात्रा वो एम्पियर इंटू सेकेंड। यहां से एक कूलाम आवेश का मतलब हो जाएगा, यानी यदि धारा का मान 1 हो और समय का मान भी 1 सेकेंड हो तो यानी क्यू बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यानी इसको एक कूलाम आवेश को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, यानी परिभाषा इस प्रकार से करेंगे आवेश को परिभाषित, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती हैं, तब चालक तार में
उत्पन्न आवेश एक कूलाम होगा। इस प्रकार से एक कूलाम आवेश की परिभाषा है। इसके पश्चात आगे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्थिर विद्युतिकी पढ़ा, फिर स्थिर विद्युतिकी का उपयोग पढ़ा, इसके पश्चात हम लोगों ने आवेश पढ़े, आवेश के प्रकार पढ़े, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेशों की व्याख्या, यानी आवेशों की व्याख्या। जरा ध्यान से देखिए आवेशों की किस प्रकार से व्याख्या हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। नहीं, आवेशों की व्याख्या, यानी कि अब किस प्रकार से विद्युत संबंधी गुण आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो 1600 ईस्वी पूर्व एक यूनान का एक थेल्स नामक वैज्ञानिक था, और उस थेल्स नामक वैज्ञानिक ने यह डिक्लेयर किया कि जब अंबर नामक पदार्थ को फर्श से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के तुरंत पश्चात अंबर नामक पदार्थ है वो छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आवेशों की अभी परिभाषा लिखी थी कि आवेश वह भौतिकी गुण है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत संबंधी गुण आ जाते हैं, विद्युत संबंधी प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब जरा किस प्रकार से विद्युत संबंधी गुण आ जाएंगे, इनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि 1600 ईस्वी पूर्व एक यूनान का थेल्स नामक वैज्ञानिक था, और उसने ये डिक्लेयर किया कि जब अंबर नामक पदार्थ को फर्श से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के तुरंत पश्चात अंबर नामक पदार्थ में छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके पश्चात आगे जाकर के यह भी डिक्लेयर हुआ कि दुनिया में न कि अंबर नामक पदार्थ ही है, बल्कि एबोनाइट की जो छड़ है उसको भी यदि हम लोग फर्श से रगड़ेंगे तो रगड़ने के तुरंत पश्चात एबोनाइट की छड़ में भी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, अर्थात विद्युत संबंधी प्रभाव उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से आवेशों की व्याख्या हम लोग यहाँ पे करेंगे। यानी आवेशों की व्याख्या में हम लोग ये डिक्लेयर करेंगे कि 1600 ईस्वी पूर्व एक यूनान का थेल्स नामक वैज्ञानिक था, और उसने ये डिक्लेयर किया कि जब हम लोग अंबर नामक पदार्थ को फर्श से रगड़ेंगे तो रगड़ने के तुरंत पश्चात अंबर नामक जो पदार्थ है उसमें छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और फिर आगे जाकर के ये भी डिक्लेयर हो गया कि दुनिया में न कि अंबर नामक पदार्थ ही है, बल्कि यदि एबोनाइट की छड़ को भी यदि फर्श से रगड़ा जाएगा तो एबोनाइट की छड़ में भी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाते हैं। इस प्रकार से आवेशों की व्याख्या की गई है। और इसके पश्चात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के गुण, आवेशों के गुण, यानी समान आवेश वाली वस्तु यदि हम लोग एक दूसरे के पास में लाएंगे तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और असमान आवेश वाली वस्तु हम लोग एक दूसरे के पास में लाएंगे तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। ये आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। इसके पश्चात आवेशों का योज्यात्मक गुण, बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट है, आवेशों का योज्यात्मक गुण। आवेशों का योज्यात्मक गुण किसे कहा जाता है, जरा ध्यान से देखिए डायग्राम के अंदर। इस भाग में आवेश Q है, इस पे QB है और इस पे QC है, यानी किसी भी वस्तु निकाय पर कुल आवेश का मान उस वस्तु निकाय के विभिन्न भागों में विद्यमान आवेशों के योग के तुल्य होता है। इसे आवेशों का योज्यात्मक गुणधर्म कहा जाता है। यानी आवेशों के योज्यात्मक गुणधर्म के अनुसार किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस वस्तु के सभी भागों में विद्यमान आवेशों के योग के तुल्य होगा। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस वस्तु के सभी भागों पर विद्यमान आवेशों का योग वस्तु पर विद्यमान कुल आवेश के तुल्य होगा। यानी Q बराबर हम लोग लिखेंगे QA प्लस QB प्लस QC। ये है आवेशों का योज्यात्मक गुण। इसके पश्चात
लास्ट जो आवेशों का गुण है वह है आवेशों का क्वांटीकरण, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट है। जरा ध्यान से देखिए, और इस पे न्यूमेरिकल भी बोर्ड में पूछा जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा है। यदि एक गुणधर्म नहीं पूछा जाता है तो बोर्ड में 100% इस पे न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा। आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहा जाता है? आवेशों का क्वांटीकरण वह गुण है जो हमें यह बताता है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस वस्तु पर विद्यमान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। यानी आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार आवेश का क्वांटीकरण वह गुणधर्म है जो हमें यह बताता है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस वस्तु पर विद्यमान मूल आवेश, उस वस्तु पर विद्यमान मूल आवेश E के पूर्ण गुणज के तुल्य होगा, Q बराबर NE। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान उस वस्तु पर विद्यमान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होते हैं। यहाँ पर Q है वो है वस्तु पर कुल आवेश, E है वो है वस्तु पर मूल आवेश जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से आवेशों के गुणधर्म है। और इसके पश्चात हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं कि जरा इस पे आवेशों के क्वांटीकरण गुणधर्म पे किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं कि एक कूलम आवेश पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब जरा ध्यान से देखिए, Q का मान है, यानी यहाँ कूलम का Q का मान है वो तो 1 है, और N का मान हमें चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको किस प्रकार से हलेंगे? प्रयुक्त सूत्र होगा, सवाल को हल करेंगे तो प्रयुक्त सूत्र तो ये होगा, प्रयुक्त सूत्र Q बराबर NE। जहां है Q तो है कुल आवेश, और कुल आवेश का मान Q का मान तो दिया गया 1 कूलम, और E है वो मूल आवेश, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और N है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब हम लोग इसको हल करेंगे, यहां से N का मान जब निकालेंगे, सूत्र में मान रखेंगे तो N बराबर क्या आएगा? N बराबर Q बराबर है N × E, N बराबर आ जाएगा Q बटा E। यहां से Q का मान तो 1, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। जब हम लोग इसको हल करेंगे, N का मान हो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से N का मान, इसको हम लोग हल कर लेंगे। इसके पश्चात कभी कभी बोर्ड एग्जाम यहाँ से पूछ लिया जाता है कि हीलियम के नाभिक में कुल आवेश का मान बताइए। तो हीलियम के लिए N का मान, हीलियम के 2 नंबर पे N का मान हो जाएगा 2, और E का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो यानी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम के नाभिक पर कुल आवेश बताइए। तो हम लोग इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे? कभी कभी आ जाते हैं कि हीलियम के नाभिक पर कुल आवेश का मान, हीलियम के नाभिक पर कुल आवेश का मान बताइए। तो जरा ध्यान से देखिए किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। वही सूत्र Q बराबर NE, और हीलियम के लिए N का मान हो जाएगा 2, और E का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको हल करेंगे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो जाएगा हीलियम के नाभिक पर कुल आवेश। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आगे के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।